ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग एमाइंस और ईथर कवर करने जा रहे हैं। पहले भी एमाइंस का बहुत सारा रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि RX के साथ अगर अमोनिया लेंगे तो वाया SN2 पाथ ए 1 डिग्री एमाइन बनेगा। एग्री? तो सर अगर 2 डिग्री अमाइन बनाना रहेगा तो 2 डिग्री अमाइन बनाना रहेगा तो 1 डिग्री अमाइन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। ऐसे सेम मैकेनिज्म, राइट? और 3 डिग्री बनाना रहेगा तो जिसको ले रहे हैं उसको 2 डिग्री ले लेंगे। RN R1 R2। गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन। देखिए, कल का क्लास में मैं इसका प्रिपरेशन पढ़ा दिया था कैसे बनता है, राइट? अब यहां देखिए स्टूडेंट, लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन बैडली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसके साथ 2 -m लगा हुआ है, एक -ma है, एक -m है। ड्यू टू दिस रीजन दिस नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव कैरेक्टर, और इस बिकॉज ए लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसके साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ इससे अटैच हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक इन नेचर, सिग्निफिकेंट एसिडिक इन नेचर। तो फर्स्ट में अगर बेस लेते हैं, बेस में NOH ले लीजिए, और सेकेंड में अगर RBr या RX, कोई भी एक RBr भी ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, CH3CH2Br, तो उससे बनेगा A। ए बनेगा। बनने का तरीका क्या रहेगा? बनने का तरीका रहेगा कि पहले बेस लाइक NaOH अगर लेते हैं तो OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन करके पहले A बनाएगा। समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक आइए पहले।
हो जाएगा तो बोलिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब हम लोग ए तो बना लेंगे, अब इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज CH2CH3 रहेगा? इसकी जगह पे R भी तो हो सकता है। जब एक्वस NaOH, जब जैसे ही मैं एक्वस NaOH लिखता हूँ मतलब वहाँ पे इसका बेसिक कैरेक्टर अब नहीं देखना है, तो ए बन जाता है O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस CH3CH2 NH2। मैकेनिज्म ए है। सराउंडिंग किसका है? ऑक्सीजन का। जाना किसे पड़ेगा स्टूडेंट? सर जाना तो इसे पड़ेगा, राइट। तो नाइट्रोजन पे निगेटिव है और ये है एसिड, नहीं देता कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। O माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? देखिए इस स्टेप में इस कार्बन पे SN2H हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन भाया टेट्रा इंटरमीडिएट, राइट। इसमें बस ये आया, इसे आउट कर दिया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल से आउट नहीं होगा क्योंकि रिंग में था, बस रिंग ओपन हो जाएगा। एग्री? अगेन OH माइनस का यहाँ पे अटैक होगा, कहने का सेंस हुआ दोनों कार्बोनाइल कार्बन पे 1/1 SN2H हुआ है। O माइनस OH NH CH2CH3। बट नाइट्रोजन पे तो निगेटिव रहेगा नहीं, वो यहाँ से इस एसिड से H प्लस ले लेगा। यहाँ तक लिखिए। देखने में इससे बड़ा लग रहा है बट एक्चुअल में एक बार यहाँ पे SN2H, एक बार यहाँ पे SN2H, बस यही काम किया हूँ। तो ये था गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन।
बताइए तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन तो मैकेनिज्म में ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक आ जाएंगे, एग्री? और ला लेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, अब बन जाएगा CH3CH2NH2। इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमाइनेशन। पहले एमाइनेशन किए फिर रिडक्शन कर दिए, राइट? चलिए, अब इसके जगह पे कीटोन भी रहेगा तो बात तो एक ही है, बस एच की जगह पे आर रहेगा, राइट? एमाइन का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए एमाइन का एक टेस्ट बताइए तो, जो आपको याद हो। वो सिर्फ ओनली 1 डिग्री का था। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और बोल दिए। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री? सर इसमें डाइजोनियम सॉल्ट का कंडीशन डालते हैं, राइट? 1 डिग्री अगर एमाइन रहता है तो क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। 2 डिग्री एमाइन रहता है एलओएल, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट? एंड 3 डिग्री रहता है तो अगेन क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यस, विदाउट एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। ये टेस्ट था बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट? अब 1 डिग्री और क्लोरोफॉर्म का एक खास टेस्ट था जिसका नाम है कार्बाइल एमाइन टेस्ट, जिसमें RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट बनता है RNC, राइट? विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोनाइट्राइल टेस्ट। उसका स्मेल इटसेल्फ कंफर्म करता है कि एक क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट हुआ, रिएक्शन हुआ है। एक नया टेस्ट एमाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जेईई मेन वाले स्टूडेंट, ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 पेज का आपको लिस्ट भेजूंगा, ठीक है? उसको बढ़िया से पढ़कर लिख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? मेडिकल वाले भी जानते हैं ना, प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रहता है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, वो एनसीईआरटी में भी है। और यहाँ पे मेरा नोटबुक और एनसीईआरटी दोनों मिलाकर पढ़कर और लिख भी लेना है, सिर्फ पढ़िएगा नहीं, लिख लीजिएगा, ओके? 2-3 चैप्टर मैं आपके भरोसे छोड़ूंगा, हो पाएगा? बहुत लाइट है, मतलब उस एक दिन भी बैठिएगा तो हो जाएगा, लेकिन पहले उसको कर लीजिएगा। फर्स्ट लेते हैं 1 डिग्री एमाइन। इसका नाम क्या है? फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एग्री? क्या नाम है स्टूडेंट? फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड।
यहाँ से क्या जाएगा Cl माइनस, नहीं सर इट इज़ काइंड ऑफ, यहाँ पे इसको SnTH नहीं न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, बट टाइप ऑफ SnTH के जैसा सल्फर पे। तो यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस, राइट। R NH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O PH अब प्लस HCl, एग्री। इसका मतलब पहला बात तो ये हो गया कि फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड इज सॉल्युबल, सॉरी 1 डिग्री एमाइन इज सॉल्युबल इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। सॉल्युबल का मतलब ये हुआ कि ये जो अगर इसको सॉल्यूट माना जाए, इसको सॉल्वेंट माना जाए, और इसको अगर इसमें डालें यहाँ सॉल्युबल हो गया, मतलब दोनों में आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिएक्शन हुआ है। दो ही बात हो सकता है, या तो अट्रैक्शन नहीं तो रिएक्शन, राइट। तो रिएक्शन होकर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ देखिए लोन पे देखिए तो रेजोनेंस में है, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बहुत खराब बात है। रिस्पॉन्ड करने के नाम पे एक भास्कर या कभी कभी केशव सर, नहीं तो कभी कभी साजिद, बाकी लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रेजोनेंस का कंडीशन नहीं जानते हैं आप लोग। ये लोन पेयर किसके किसके साथ रेजोनेंस करेगा? दिस लोन पेयर बैडली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ दोस टू एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, राइट, एग्री। ड्यू टू दिस रीजन यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा। दिस इज द वजह कि दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक इन नेचर, ओके। तो यहां लिखिए दिस लोन पेयर badly involved in resonance due to this reason हाइड्रोजन, इसके बाद लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ जगह नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन, अभी तो वीडियो ठीक है ना? दोपहर के बाद क्या हो जाता है? ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन becomes highly acidic in nature. तो यहां देखिए, तो जब ये एसिडिक इन नेचर हो गया तो नहीं लगता कि इसमें बेस डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। N माइनस एस डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O PH, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na प्लस, राइट। तो एक्चुअल में 1 डिग्री एमाइन के लिए पूरा इसका हिल्सबर्ग टेस्ट ऑफ एमाइन में ये बोला जाता है कि 1 डिग्री एमाइन व्हेन ट्रीटेड विथ फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड देन 1 डिग्री एमाइन सॉल्युबल इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, पहला बात। एंड अगेन व्हेन फॉलोड बाय NaOH बेस देन इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन बेस। वजह क्योंकि सर इसके पास एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ए बेस है, आपस में एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो सॉल्युबल हो जाएगा NaOH में, राइट। बट क्या ये एसिड में सॉल्युबल रहेगा? सर एसिड में एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? ये भी एसिडिक और आप एसिड डाल रहे हैं तो सॉल्युबल नहीं दिखाएगा, राइट। तो एक लाइन यहाँ पे कंक्लूजन लिखिए कि 1 डिग्री अमाइन में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए। 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, and when it is followed by NaOH, and when it is followed by NaOH then it is also soluble in NaOH due to acid base reaction, due to followed by NaOH then
इट इज ऑल, इसके बारे में बोल रहा हूँ, देन इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन NaOH ड्यू टू विच रीजन, एसिड बेस रिएक्शन, राइट, बिकॉज ये क्या बन गया है, सॉल्ट, और सॉल्ट तो सॉल्युबल रहेगा वाटर में, राइट। मतलब इसमें दो बातें ऑब्जर्व किए ना कि 1 डिग्री अमाइन पहले इसमें सॉल्युबल रहता है और इसके साथ सॉल्युबिलिटी, मतलब इसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो बेस में भी सॉल्युबिलिटी दिखाता है, एग्री। एसिड में नहीं दिखाएगा, वजह सर ऑलरेडी एसिडिक की नेचर हो गया है। अभी देखिए तो टू डिग्री अमाइन, बोलिए फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अपना बचा रहा हूँ, ये आप लोग समझ में आ जाएगा कि यहाँ से Cl माइनस जाएगा, यहाँ से H+। तो इस स्टेप को होने के लिए नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन चाहिए था, 1। करेक्ट, अब प्लस HCl, राइट। देखिए स्टूडेंट, ए फर्दर NH में सॉल्युबल रहेगा, तो सर देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एज इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन, राइट। यहाँ के बाद क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब नो सॉल्युबिलिटी, राइट। एसिड में सर, एसिड में भी नहीं होगा, वजह यहाँ पे H+, ये लोन, आपको ऐसा लग रहा है कि लोन पेयर साथ H+ को ट्रैप करेगा, बट ये लोन पेयर यहाँ पे बैडली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, एग्री। इसका मतलब 2 डिग्री अमाइन का हेजनबर्ग टेस्ट ऑफ एमाइन में क्या बोलेंगे कि 2 डिग्री अमाइन soluble in phenyl sulfonyl chloride, but when further treated with NaOH then it is not soluble in NaOH and even HCl, मतलब एसिड और बेस दोनों में किसी में भी soluble नहीं रहेगा, करेक्ट। लिख लीजिए, लिखिए, इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन, इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन it is soluble in phenyl sulfonyl chloride, it is soluble in phenyl sulfonyl chloride, it is soluble in phenyl sulfonyl chloride, but further it does not dissolve in NaOH because no acidic hydrogen present on nitrogen, because no acidic hydrogen present on nitrogen. At the same time, it is not soluble in, at the same time it is not soluble in acid.
because lone pair badly involve in resonance. करेक्ट? ठीक है ना? इसका मतलब यहां तक आने के बाद ना ही एसिड में डिजॉल्व होगा ना ही बेस में डिजॉल्व होगा. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ 2 डिग्री अमाइन. क्या बोले? ओके तो 2 डिग्री अमाइन के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? 2 डिग्री अमाइन के लिए अगर एक लाइन का कंक्लूजन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 डिग्री अमाइन हेजनबर्ग टेस्ट ऑफ अमाइन में इट इज सॉल्युबल इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड बट फर्दर it is not soluble in acid as well as in base, right? Neither soluble in acid nor soluble in base. Agree? आप लिख लीजिए सब लोग इस लाइन को. Okay. Now in case of 3 degree amine, देखिए 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास क्या एक भी हाइड्रोजन है? और फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए था, राइट? तो क्या ए इसमें सॉल्युबल रहेगा? नहीं रहेगा. व्हाट अबाउट बेस? तो सर ए भी तो बेस है और ए भी बेस है, सॉल्युबल रहेगा? नो सॉल्युबल. व्हाट अबाउट एसिड? सर एसिड में ये सॉल्युबल हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन, राइट? क्योंकि यहाँ पे लोन पे या रेजोनेंस में नहीं है, लोकलाइज है. ये सॉल्ट बन जाएगा R3NH प्लस Cl-. इसका मतलब खुद से अगर आपको 3 डिग्री अमाइन के लिए इस टेस्ट में अगर आपको बोलना हो तो क्या लिखिएगा? पहला लाइन तो ये लिखना चाहिए, लिख लीजिए 3 डिग्री अमाइन डज नॉट डिजॉल्व इन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड comma it also does not dissolve in base but it dissolve in acid due to acid base reaction. देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री तो करेगा ही, बट 1 डिग्री 2 डिग्री तो फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ भी तो करता है. मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस दिखा रहे थे इसके लिए फेमस था. ओके इसके रेस्पेक्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये तीनों एसिड के साथ करेगा, राइट? बट 3 डिग्री इसके साथ नहीं करेगा, बट 1 डिग्री 2 डिग्री इसके साथ भी कर रहा था. एग्री? तो मेन डिफरेंस दिखाने वाला जो चीज़ था वो क्या था? ये था यहाँ तक हो गया. अब लिखिए ईथर. एक पॉइंट बनाई तो ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी. ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी. ऑलरेडी ईथर का प्रिपरेशन पहले पढ़ चुके हैं नहीं? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर.
बहुत सारे देख चुके हैं। ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी विथ लुईस एसिड एंड विथ H+। अल्कीन से भी ईथर बनाने का तरीका पढ़ चुके हैं। अल्कीन में H+ वाटर डालते थे तो अल्कोहल बनता था, अल्कीन में H+ अल्कोहल डालते थे, ईथर बनता था, राइट। तो ईथर का प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं। बस एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बस देख लेंगे। ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी विथ लुईस एसिड एंड विथ H+, कॉमा मेनी टाइम्स बिटवीन देम no further reaction occurs. Many times between them no further reaction occurs, especially at 0 degree, except complexation, that is why ether is regarded as excellent storing solvent for many Lewis acid as well as many organometallic compound। जैसे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी स्टोर करके रखना रहता है तो हम लोग किस में रखते हैं, ड्राई ईथर में, राइट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि लुईस एसिड है और आप जब जस्ट 0 डिग्री सी पे इसको बचा के रखना है BF3 को, ईथर में डाल दीजिए। इसका नाम हो जाएगा BF3 ईथरेट। क्या बोलेंगे, ईथर से ईथरेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे रिएक्शन के लिए BF3 चाहिए, हीट कर दीजिए। ये तो स्टोरिंग सॉल्वेंट है ना ईथर, हीट करेंगे तो ईथर अपना यहाँ से आउट हो जाएगा, आपको BF3 मिल जाएगा, करेक्ट। दिखा दीजिएगा। एक और पॉइंट लिखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट if conjugate base of acid is a good nucleophile, then breakage of carbon oxygen bond becomes possible ये बात मैंने ईथर के लिए बोला था, ये बात किसके लिए बोला था, ईथर के लिए, ओके। इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई एसिड लिए हुए हैं और स्पेशली मैं HI के रेस्पेक्ट में, क्योंकि HI का से H+ रिलीज करते हैं
तो I माइनस जो बनता है I माइनस एमंग ऑल X माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे इसका बनने का चांस है, यही बात बोला गया है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा और उसके बाद I माइनस, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो एक गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे SN2 फॉलो कर लेगा। ठीक है, याद रखिए। बट आपको तो ये पता ही है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम है HI के साथ, एट द सेम टाइम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अगर 2HI लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गए CH3I अब प्लस CH3OH। अब फिर से यहाँ इस CH3OH के साथ HI लेंगे तो देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ का H प्लस क्या करेगा, इसे प्रोटोनेट करेगा, बना देगा OH2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप, और फिर यहाँ पे I माइनस अटैक कर देगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ईथर के साथ, इस ईथर के साथ CH3O CH3 में अगर 2 मोल HI ले लें, कितना मोल, 2 मोल, तो A पार्ट भी ईथर और A पार्ट भी ईथर, अब प्लस H2O अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। यहाँ तक लिखिए। हो गया। एक पॉइंट बनाइए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर comma when it is treated with HX, when it is treated with HX mixture containing many alcohol and halides, mixture containing many alcohol and halides, hence it is difficult to predict the major product, hence it is difficult to predict major product। फिर से सुनिएगा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HX कॉमा मिक्सचर कंटेनिंग मेनी अल्कोहल एंड हैलाइड्स मतलब RX, ओके, सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। यहां तक लिख लिए। अब उसके बाद एक और नीचे लाइन लिखिए, उस लाइन को छोड़ दीजिए। But in case of ether, one of the alkyl is methyl, but in case of ether, if one of the alkyl is methyl, then we can predict the major product. Then we can predict the major product. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है बट वन ऑफ द अल्काइल अगर मिथाइल है
तब उस केस में हम लोग मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं कि क्या बनेगा। ओके, तो चलिए इसमें 3 केस में डिवाइड करते हैं। इसके लिए एक्चुअली एच आई ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। ठीक है, अगर 1 डिग्री आर, वन ऑफ द पार्टनर इज CH3 एंड अदर जो आर है अगर 1 डिग्री आर है लाइक CH2 CH3 और कोई भी, राइट, अगर ये पार्ट 1 डिग्री अल्काइल है और HI लेते हैं तो रिएक्शन का पाथ SN2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे ऑक्सीजन को, एग्री, ये 1 डिग्री आर रहेगा। नाउ I माइनस अटैक करेगा तो पाथ अगर SN2 है तो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो नहीं लगता है कि 1 डिग्री आर और CH3 में इसका रिएक्टिविटी SN2 में ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट CH3I प्लस 1 डिग्री ROH, एग्री। यहाँ देखिए, अगर 2 डिग्री आर लिए हुए हैं तो सेम सिचुएशन SN2 ही होगा। रिएक्शन होने का तरीका सर, अगेन H प्लस को प्रोटोन यहाँ लेंगे, प्रोटोनेट होगा। वीडियो सही है? टू डिग्री आर, अगेन I माइनस SN2 है तो इस पर रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। 2 डिग्री और CH3 में इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, राइट। अगेन CH3I प्लस 2 डिग्री ROH, करेक्ट स्टूडेंट। थ्री डिग्री आर और HI, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड दैट मैकेनिज्म SN1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस CH3 CH3 CH3। ओके स्टूडेंट, H प्लस, बोलिए SN1 में पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन, राइट। तो इसको यहाँ से तोड़े या यहाँ से तोड़े, सर इस तरफ से अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो CH3 प्लस बनेगा, इस तरफ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये 9 हाइपर कंजुगेबल से स्टेबलाइज होगा, राइट। तो CH3OH प्लस CH3 CH3 CH3, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH3I प्लस CH3OH, एग्री। बट ए क्लियर कट मैकेनिज्म आप तभी बता पाएंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर जब वन ऑफ द अल्काइल इज मिथाइल और दूसरा को आप वेरी कर रहे हैं, एग्री। हाँ, बताइए बाकी लोग का क्यों होगा। SN2 है, सुनिए तो सही, CH3 राइट, OH प्लस एंड CH2 CH3, न्यूक्लियोफाइल का कहाँ पे अटैक करना ज़्यादा बेटर रहेगा और साथ साथ काम हो रहा है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ ना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ ना,
तो एसेंट में स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है या यहाँ पे, कहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे फास्ट होगा यहाँ पे स्लो रहेगा, राइट। ये तो SN2 बोलना ही मेरे लिए काफ़ी हो गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड, राइट। अभी भी समझ में आया या नहीं आया? चलिए, हो गया। चलिए, इसमें तो सर अब कोई उपाय ही नहीं है। इस पे तो, इस कार्बन पे तो ना ही SN1 होता है, नहीं SN2 है, राइट। इस पे तो SNAR होता था या बेंजाइन पद, जो कि होगा नहीं। इसका मतलब अगर इसको अगर लिए हुए भी हैं H+, तो प्रोटोनेट कर दीजिए, SN2 को ही फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ के बाद I- का अटैक SN यहाँ से हो जाएगा, एग्री। देन व्हाट द प्रोडक्ट सर, फिनॉल एंड CH3I, राइट। चलिए स्टूडेंट, क्या होगा? तो नहीं लगता AlCl3 लुईस एसिड। तो ये रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी फ्रीडल का एसाइलेशन में देख चुके हैं। एसिड हैलाइड में अगर लुईस एसिड डाल दिया जाएगा तो एसाइलियम का टाइन बन जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जानते थे ना पहले से। अब बनेगा क्या, AlCl4-, राइट। ये एसिड हैलाइड और ईथर का रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे Cl- आकर इस पे अटैक कर देगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे AlCl3 तो क्या था, कैटलिस्ट। तो कुछ देर के लिए AlCl4- Cl- लिया, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन Cl- दे देगा। लास्टली बना क्या सर? लास्टली तो बन गया एस्टर अब प्लस CH3Cl, एग्री। दिस इज द मैकेनिज्म। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में
जब Cl2 लाइट ले लिए हैं तो आप जानती हैं कि Cl2 लाइट लेते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होता है, राइट, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो फ्री रेडिकल यहाँ बनाना और फ्री रेडिकल यहाँ बनाना, कहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो इसके साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होते रहेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ओके। और यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज होगा और प्लस एन से भी स्टेबलाइज होगा। दैट्स वाई इस कार्बन का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा और इस कार्बन का फ्री रेडिकल कम स्टेबल रहेगा। दिस इज द वजह कि क्लोरीनेशन इस कार्बन पे होगा, ओके। आप इसको ऐसे दिखा दीजिए तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। स्टेबिलिटी, ये मैंने ऑर्डर स्टेबिलिटी का दे दिया। और अगर Cl2 2 मोल लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 मोल लिख दीजिए, ठीक है। 1 मोल लेते तो एक ही कार्बन पे होता। तो ये था कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, इससे पहले बहुत सारे रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी ईथर का देख चुके हैं। तो ये था एमाइंस एंड ईथर, ओके। तो अब आपका ऑर्गेनिक में बचा हुआ है बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन। बेंजीन का 40% रिएक्शन ऑलरेडी अल्केन से पहले देख चुके थे, राइट। फिर का अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड एटसेट्रा, राइट। 40% नहीं, मोर देन 40%, अबाउट 60% 70% ऑलरेडी रिएक्शन डन। अब 30% कुछ रिएक्शन बचा हुआ है, उसको कल से स्टार्ट करूंगा, ओके। हाँ, आपका 3rd लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, ओके, भेजते हैं।